अलिफ पार्ट 22। मुझे दादा के पास जाना है। मुझे आपके पास नहीं रहना। मुझे आपके गिफ्ट्स भी नहीं चाहिए। आप भी नहीं चाहिए। आई हेट यू मॉम, यू आर अ बैड वूमेन। उस दिन घर आके वो बिलक बिलक कर रो रहा था। उसने कमरे में पड़ा हुआ अपना हर तोहफा, हर खिलौना तोड़ दिया था। हुस्न जहाँ ने उसे संभालने की कोशिश की थी, वो मुक्की और लातें चलाने लगा था, यूं जैसे वो अपना सारा गुस्सा, सारा जहर माँ को दे देना चाहता था। हुस्न जहाँ ने भी आखिर उसे छोड़ दिया था। वो अदालत में खड़ी किसी मुजरिम की तरह कल्बे मोमिन की अदालत में खड़ी उसे देखती रही। मॉम आई हेट यू, मम्मी आई हेट यू, वो रोता बिलकता कहता जा रहा था। मुझे दादा के पास जाना है, मुझे तुर्की जाना है। हुस्न जहाँ ने उसके सामने सर झुका लिया था। प्यार उसकी किस्मत में ही नहीं था, ना ही उसके हाथों की लकीरों में। ताहा का था तो कैसे मिल जाता, कल्बे मोमिन का था तो कैसे रह जाता। क्या गमगसार आवाज़ थी, क्या मेहरबान वजूद था, क्या वहमो गुमान से परे का मोज़ा था। वो फैसल था जो सुरैया से अंदर कमरे में बैठा बातें कर रहा था, और इसकी आवाज़ थी जिसको सच मानने पर वो तैयार नहीं थी। वो अब दरवाजे के बीचों बीच खड़ी इसे हुनकों की तरह देखती, वो जैसे उसे कॉलेज ग्राउंड में आन खड़ी हुई थी, जहाँ वो दोनों रोज़ मिलते थे, और इसके आने पर वो रोज़ इसी तरह खड़ा होता था जिस तरह इस वक्त खड़ा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा। मोमिना को अचानक याद आया, ये फैसल की बजाय उसे कहना चाहिए था। बाहर से वो अंदर आई थी। वालेकुम अस्सलाम, मध्यम आवाज़ में इस पर नजरें चुमाए वो बोली थी। मैंने कहा था ना मोमिना, तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। बेटा बैठो ज़रा, मैं फ़ैसल के लिए चाय ले आऊँ। सुरैया ने उसका चेहरा देखा, फिर फैसल का, और फिर वो इस सीन में से निकल गई थी स्टेज की एक समझदार अदाकारा की तरह। वह दोनों एक दूसरे को खामोशी के आलम में और बेवकूफ़ी की कैफियत में देखते रहे, जज्बाती हुए बगैर, पुराने दोस्तों की तरह जो लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशी को पढ़ते हैं और लफ्ज़ों के दरमियान आने वाली खामोशी के वक्तों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जो उनमें कहा जाता है वो लफ्ज़ों में कहने की हिम्मत नहीं होती। अक्सर से पता चला मुझे जहांगीर के बारे में, इत्तफाकन बात हुई तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे। मैं समझता था वो ठीक हो रहा है। वो बिलाखिर बोला था, ट्राउज़र्स की जेबों में हाथ डाले, नज़रें उस पर जमाए। हाँ, हम भी यही समझ रहे थे। बैठो। मोमिना को यकीन नहीं आया वो इससे जज्बाती हुए बगैर कैसे बात कर पा रही थी। वो वापस मुड़कर उसी कुर्सी पर बैठ गया था जहाँ पहले बैठा हुआ था। वो आगे बढ़कर इस कुर्सी पर बैठ गई थी जहाँ से सुरैया उठकर गई थी। खामोशी का एक और लंबा वक्फा आया, फिर उसने कहा, मुझे यकीन नहीं था तुम आओगे। इतना कमज़ोर ताल्लुक तो नहीं था हमारा कि दुख सुख में भी ना मिल पाते, उसने तामुल किए बगैर कहा था। मोमिना ने सर झुकाया। इसकी आवाज़ में हलावट उसे तोड़ने लगी थी, हमेशा की तरह, और मेहरबानी से पिघलाने लगी थी। उसका दिल चाहा था वो इसके वजूद में छुप जाए हमेशा हमेशा के लिए। बहुत बदल गई हो तुम, 4 साढ़े 4 साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें। वो पता नहीं क्या पढ़ रहा था इसकी आंखों में, इसके चेहरे में। आंखें तो उसने झुका ली थी। हाँ, बहुत बदल गई हूँ, क्योंकि ज़िंदगी ने बदल दिया है। तुम सुनाओ। मोमिना ने हंसने की कोशिश की, फिर तर्क कर दी। उसे याद आया वो इसका चेहरा पढ़ लेता था, और इसके मास्क के पीछे भी वो देखता था जो वो किसी को भी दिखाना नहीं चाहती थी। अमेरिका से आ गया हूँ मैं, डिग्री मुकम्मल हो गई है, अब यहाँ बाबा के साथ इनकी फैक्ट्री संभालना शुरू की है। और तुम? आंटी ने बताया तुम एक्टिंग छोड़ रही हो। वो इसकी बातें सुनते हुए आखिरी जुमले पर चौंकी थी, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एक ट्रे में चाय के कप रखे सुरैया अंदर आई थी। हाँ बेटा, पहले तो जहांगीर की वजह से मजबूरी थी, लेकिन अब तो कोई मजबूरी नहीं है। अब उसे अपने घर का करेंगे और काम ख़त्म। तुम चाय पियो। सुरैया ने उसे कुछ कहने नहीं दिया। फैसल की बात का जवाब खुद ही दिया था, और सच चाय का कप भी इसके हाथ में थमाया था। मोमिना उलझी नज़रों से माँ का चेहरा देखती रही। पता नहीं वो क्या था जो वो छुपाना चाह रही थी, और क्या था जो वो इसे जिता रही थी। वो पहली बार इनके घर आया था, मगर वो गायबाना तौर पर इस घर में कई सालों से मौजूद था, और मोमिना और फैसल के ताल्लुक की नोयत भी इस घर के सब लोगों को पता थी। वो चाय पीते हुए फैसल का चेहरा देखती रही। वो यूं सुरैया से बातों में मशगूल थे जैसे हमेशा से इनसे मिलता रहा हो। वो इसे जहांगीर के किस्से सुना रही थी, और वो बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। मोमिना सुल्तान इसका चेहरा देखते हुए इससे वो सवाल करना चाहती थी जो वो करने की हिम्मत नहीं थी। इसकी मंगनी हो चुकी थी, और वह इससे इसके मंगेतर का हाल पूछना चाहती थी। मैं अब चलता हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है।
फैसल ने एकदम अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए जैसे चौंक कर कहा था, बेटा दोबारा ज़रूर आना। सुरैया ने खड़े होते हुए इससे कहा था, दोबारा आऊँगा और जल्दी आऊँगा। उसने सुरैया के इसरार का जवाब मोमिना को देखते हुए दिया था। मोमिना मुस्कुरा दी थी। उसे अब इंतज़ार करने की आदत नहीं रही थी और ये आदत दोबारा सीखना भी नहीं चाहती थी। ना इंतज़ार, ना खुशफहम उम्मीदें, ना झूठे ख्वाब। वो इनमें से किसी का बोझ उठाने में अब दिलचस्पी नहीं रखती थी। आपने उससे ये क्यों कहा कि मैं एक्टिंग छोड़ रही हूँ? फैसल के घर से निकलते ही इसने दरवाज़ा बंद करके सुरैया से पूछा था। इसका झूठ जैसे इसके जहन में अटका हुआ था। तुम्हारा दिल तो कभी भी नहीं था एक्टिंग में, हमेशा तो यही कहती थी नहीं करना चाहती ये काम, और अब तो जहांगीर भी नहीं है तो मजबूरी भी नहीं है। सुरैया ने ऐसे अजीब से अंदाज में अपने झूठ की तो जीत दी थी कि वो इसका चेहरा देखकर रह गई थी। अम्मा कर्जा है हमारे सर पर और मुझे कोई और काम नहीं आता। उसने जैसे माँ को याद दिलाया। वो इसके पीछे चलती हुई बरामदे में आई थी और सुरैया कमरे में दाखिल होने से पहले एकदम पलटी थी। शायद फैसल रिश्ता ले आए। सुरैया के लहजे में आस मोमिना को कांच की तरह चुभी। अम्मा, वो इस आस को तोड़ने के लिए कुछ कहना चाहती थी मगर सुरैया ने इससे पहले ही कह दिया, मैंने बात की है इससे। मोमिना दंग रह गई। आपने क्या बात की इससे? वो क्या समझ रहा होगा अम्मा, इसकी मंगनी हो चुकी है। बहुत सी कैफियत से वो बैक वक्त गुजरी थी, शर्म, अफसोस, खफगी और अपने घर देर से आने का पछतावा। वक्त पर आती तो सुरैया के फैसल के साथ ये सवाल जवाब रोक लेती। मंगनी टूट गई है उसकी। लड़की अमेरिका से पाकिस्तान सेटल होना नहीं चाहती। उसने बताया था मुझे। माँ को तो तब भी भेजा था इसने, लेकिन हम खुद गर्ज बन गए थे जहांगीर की वजह से, वरना तुम अपने घर की होती। सुरैया को चंद साल पहले फैसल के माँ का घर आना याद आया था। हाँ, लाया था माँ को, लेकिन उन्होंने हमारे ख़ानदान के बारे में जानकर इनकार कर दिया था। मेरे और इसके दरमियान जहांगीर और आपकी खुद गर्जी नहीं आई थी, नसीब आया था अम्मा। मोमिना को 6 साल पहले फैसल की माँ का इनके घर आना याद आया था। तब वो इसी मोहल्ले के एक दूसरे घर में रहते थे, लेकिन इससे बेहतर घर में। और तब फैसल सिर्फ अपनी माँ को दरवाजे पर छोड़कर चला गया था, अंदर नहीं आया था। और इसकी माँ ने 1 घंटे में सिर्फ मोमिना नहीं, सुरैया और सुल्तान के ख़ानदान की जड़ें तक खंगाल ली थी। वो बहुत अच्छी, मिलनसार, खुशगफ्तार और खुश इखलाक खतून थी, मगर ख़ानदानी थी और ख़ानदानी होने को अहमियत देती थी। वो अच्छी तरह से इनसे मिलकर गई थी और इनके जाने के बाद सुरैया और सुल्तान को बैक वक्त फ़िक्र लाहक हुई थी कि ये रिश्ता अगर हो गया तो फिर जहांगीर के इलाज का क्या होगा। और उन्होंने मोमिना को ये बता भी दिया था कि जहांगीर को इस हालत में छोड़कर वो अगर अपना घर बसाने का सोचेगी तो ये खुदगर्जी होगी। मोमिना इनसे ये नहीं कह सकी कि रिश्ता भेजना फैसल की ख्वाहिश थी, इसकी नहीं। वो इसे जहांगीर का याद ना भी दिलाते तो भी उसे याद था। वो इसे छोड़कर अपनी ज़िंदगी का मड़के भी नहीं सोच सकती। मगर फैसल की वालदा के आने से जैसे सब कुछ खुद ही आसान कर दिया गया था या हो गया था। फैसल ने हिचकिचाते हुए उसे अपनी माँ के तरह ज़ात बताए थे और मोमिना ने इसकी बात काटकर बड़ी हिम्मत से उसे अपने माँ बाप का इनकार सुना दिया था। मोहब्बत का पर्दा रखने से ज़्यादा इस पर पर्दा डालना ज़रूरी होता और वो इससे आसानी से हो गया था क्योंकि उसने पर्दा डाल दिया था। दोनों इसके बाद कभी नहीं मिले थे और आज इतने सालों बाद मिले थे तो सुरैया जैसे इस कहानी को वहीं से शुरू करना चाहती थी और मोमिना माँ को बताना चाहती थी कि ज़िंदगी में फ्लैशबैक आ भी जाए तो कहानी वहीं से शुरू नहीं होती जहाँ फ़िल्म में छोड़ दी जाती है। ज़िंदगी में वक्त होता है जिसको कोई डायरेक्टर बांध नहीं सकता। नसीब का क्या है मोमिना, वो तो बदला जा सकता है। सुरैया ने उसे आह बढ़ के कहा था। इसने फ़िल्म में ये लाइन बोली होती तो सिनेमा में तालियां मिलती उसे। मोमिना ने इतराफ़ किया था दिल में। मैंने बात की है इससे, तुम भी बात करो इससे, सुरैया ने उससे कहा था। नहीं अम्मा, मैं बात नहीं करूँगी इससे, आपको भी नहीं करनी चाहिए थी। वो तुझसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत में तवाना नहीं होती, सुरैया ने उससे कहा था। मोहब्बत में अना नहीं होती लेकिन खुददारी होती है। मेरे और इसके दरमियान 7 समंदर हैं। मैं वो सोहनी हूँ जिसका घड़ा कच्चा नहीं टूटा हुआ है और वो माहीवाल है जो मुझे बचाने के लिए खुद को नहीं डुबोएगा। हमारा बस इतना सा प्यार है, दास्तान कभी नहीं बनेगा। मोमिना सुल्तान ने सुरैया से कहा था और फिर आंखें चुराती दूसरे कमरे में चली गई थी। सुरैया के सामने रोती तो वो फिर झूठी आस दिलाती और मोमिना सुल्तान को प्यार की आस भी नहीं रखनी थी, बस अपनी ज़िंदगी का कुछ करना था।
तुम्हें यकीन है ना वो तुम मुझे लीड में कास्ट करने वाला है? मोमिन के स्टूडियो में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से चंद मिनट पहले अपनी गाड़ी से उतरकर उस स्टूडियो के हाल की तरफ जाते हुए जूफ़ी ने नेहा से पूछा था। वो जैसे किसी अजीब से खदशे का शिकार हो गया था। सूफ़ी, 100% यकीन है मुझे। नेहा ने अपने इवनिंग गाउन पर नुमाया होने वाली एक सिलवट को जैसे हाथ से सीधा किया। वो दोनों चलते हुए हॉल के दरवाजे तक आए थे, जहां खड़े एक मुलाजिम ने बड़ी मुस्तैदी से दरवाज़ा खोला था। हॉल में मौजूद तमाम नशिस्तें तकरीबन भर चुकी थीं। मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और इस इवेंट को कवर करने वाली मीडिया टीम्स अपने अपने कैमरामैन और फोटोग्राफर्स के साथ अंदर टोलियों में खड़ी थीं, और जर्नलिस्ट्स वहां नज़र आने वाले स्टार से गपशप में मसरूफ़ थे। वो तकरीबन 100 के करीब लोगों का इज्तिमा था, और कल्बे मोमिन फ़िलहाल वहां मौजूद नहीं था। हॉल के एक सिरे पर एक कम ऊंचाई की स्टेज पर एक लंबा काउंटर और इसके पीछे 10-12 कुर्सियां थीं, जो इस वक्त खाली थीं, और इस काउंटर नुमा मेज़ पर रखे कुछ माइक्स को चंद टेक्नीशियंस सेट करने में मसरूफ़ थे। नेहा बेहद अंदाज और अदा से जूफ़ी के साथ अंदर दाखिल हुई थी, और अंदर दाखिल होते ही टीना और दाऊद ने इसे देख लिया था, जो बैग वक्त इन दोनों की तरफ लपके थे, और इनके इस अंदाज पर नेहा के होंठों पर मुस्कुराहट आई, और इसने जिताने वाले अंदाज में जूफ़ी के कानों में सरगोशी की। देख लो। जूफ़ी का चेहरा भी चमक उठा था। वह चंद ही लम्हों में इस तकरीब का दूल्हा बनने वाला था। इसने अपने खून को जैसे पारा बनते महसूस किया। आप लोगों की फ्रंट सीट्स हैं, हम इंतज़ार कर रहे थे आप दोनों का। टीना ने पास आते ही रस्मी हेलो हाय के बाद नेहा से कहा था, और फिर वो इन दोनों को साथ लेते हुए फ्रंट सीट की तरफ जाने लगी थी। और बिल्कुल इसी वक्त नेहा ने हॉल के कोने में खड़ी सूफिया दुरानी को देखा, और इसे जैसे करंट लगा था। वो सिगरेट पीते हुए एक जर्नलिस्ट के साथ गपशप कर रही थी। नेहा ने हॉल में नज़र दौड़ाई, इसे कल्बे मोमिन नज़र नहीं आया। मोमिन कहाँ है? अपनी सीट पर बैठे हुए इसने टीना से पूछा था। वो बस आने वाले हैं, ब्रांड्स के कुछ लोगों के साथ अंदर ऑफिस में है। टीना और दाऊद इन दोनों को बिठाकर सेकंड्स में गायब हुए थे। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो गया है? जूफ़ी ने नेहा के चेहरे के बदलते हुए तासुरात को देख लिया था। उसने सूफिया दुरानी को क्यों बुला रखा है यहाँ? नेहा मध्यम आवाज़ में काट खाने वाली अंदाज में बोली थी। जूफ़ी ने चौंक कर इस तरफ देखा जहां वो देख रही थी। वो सूफिया के लिए इसकी नापसंदीदगी से वाकिफ़ था। कर लिया होगा इनवाइट दूसरों के साथ। जूफ़ी ने किसी ख़ास तासुर के बगैर कहा था, इसको पता है मुझे जहर लगती है। वो फिर भी इनवाइट कर लिया उसे। नेहा की खफगी अरूज पर थी, और वो अब मतलाशी नज़रों से मोमिन को ढूंढ रही थी, और जूफ़ी बार बार इस कोट को ठीक करने में मसरूफ़ था जिसे पहनकर वो आया हुआ था। वह नर्वस था, एक्साइटेड होने के साथ, और इसके अंदाज में वो नर्वसनेस झलक रही थी। इसकी तवज्जो इस वक्त बराबर बैठी नेहा के गिले शिकवों पर नहीं थी। बाद में बुरा भला कह लेना यार उसे, अभी तो एंजॉय करो इस इवेंट को। जूफ़ी ने इसके कान में सरगोशी की, और तभी इन दोनों ने हाल के अकब में यकदम सरगोशियों का एक तूफान सा उमड़ता सुना। कल्बे मोमिन अब अंदर दाखिल हो रहा था, और इसकी आमद के साथ ही हर तरफ से कैमरों की लाइट्स चमकने लगी थी। वह चलता हुआ हॉल के अगले हिस्से में फ्रंट सीट्स के सामने से गुजरने लगा, और गुजरते हुए इसने नेहा और जूफ़ी को देखा, और बिल्कुल इनके सामने आकर मुस्कुराते हुए रुका। वह दोनों खड़े होकर इससे मिले थे। नेहा ने इससे गले लगते हुए इसके कान में सरगोशी की। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मोमिन ने फिर जवाबन सरगोशी की। प्लेयर इज़ ऑलवेज माइन। इसने अलग होते हुए जूफ़ी से मिला और इससे कहा, यू आर स्टार ऑफ टुडेज शो। जूफ़ी का चेहरा चमक उठा, और कैमरों के साथ स्ट्रॉस पर फोकस हुए। आई रिपीट। जूफ़ी का चेहरा चमक उठा और कैमरों के कुछ शटर इस पर फोकस हुए। मोमिन दोनों से हाथ मिलाता ऊपर स्टेज पर चला गया था, और दोनों वहां जाकर उसने अपनी सीट संभाल ली थी, और इसके सीट संभालते ही सबने अपनी सीट संभाल ली थी। आप सबका आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उसने माइक संभालते हुए कहना शुरू किया। सना मेरी चौथी फिल्म है जिसे मैं अगले 2 महीनों में शूट पर ले जाऊंगा। अपनी पिछली फिल्म्स की तरह इस बार भी इसने सिर्फ एक चेंज किया है पिछली फिल्म की कास्ट में। वो कहते हुए रुका, और इसने फ्रंट सीट पर बैठी हुई नेहा और जूफ़ी को देखा, जिनके दिलों की धड़कन बेख्तियार तेज़ हुई थी। जूफ़ी ने अपना कोट एक आखिरी बार ठीक किया। अगली नशिस्तों में से किसी जर्नलिस्ट ने कहा था, हमेशा की तरह हीरोइन बदलेंगे इस बार भी। मोमिन इस जुमले पर मुस्कुरा उसने कहा, नहीं, वार्डरोब डिज़ाइनर्स।
इस बार मेरी फ़िल्म की वार्डरोब सूफिया दुरानी करेंगी और कास्ट में कोई तब्दीली नहीं होगी। मैं अब कास्ट को स्टेज पर बुला रहा हूँ। नेहा और ज़ूफ़ी ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा था। वो वैसे वहाँ बैठे बैठे बर्फ़ बने थे। वो कमरा अब तालियों से गूंज रहा था और स्टेज के पीछे से बारी बारी फ़िल्म की कास्ट आकर स्टेज पर रखी कुर्सियों पर बैठ रही थी। नेहा ने मोमिन को देखा। वो इसकी तरफ मतवज्जा नहीं था, यूँ जैसे वो इसके लिए कोई वजूद ही नहीं रखती थी। वो कल्बे मोमिन था, माफ़ नहीं करता था लेकिन भूल जाता था। वो इसे भूल गया था। तुम्हारा साहब घर पर है। बेल बजने पर शकूर ने दरवाज़ा खोला था और नेहा ने बड़ी बदतमीज़ी से इससे पूछा था। शकूर को इसके अंदाज पर जैसे धचका सा लगा था। मोमिन भाई का पूछ रही हैं? शकूर को एक लम्हे के लिए लगा वो दादा का पूछ रही थी, क्योंकि मोमिन को साहब कहते तो इसने नेहा को कभी नहीं सुना था। और किसका पूछूंगी? वो कुछ और बिगड़ी थी। जी वो तो हैं। शकूर ने बेसख्ता का और दरवाजे से हट गया। नेहा बिजली की तेज़ी से अंदर आ गई। शकूर को बेख्तियार गुदगुदी हुई। वो इस घर में इसी चीज़ को मिस करता था जो अब होने जा रही थी, लड़ाई। मोमिन लाउंज में टहलते हुए फ़ोन पर किसी से हंसते हुए बात कर रहा था जब इसने नेहा को इस अंदाज में अंदर आते देखा था। मैं तुम्हें 10 मिनट तक कॉल करता हूँ, इसने फ़ोन पर अपने मुखातिब से कहा और फिर दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद कहने लगा, नहीं 10 मिनट ही लगेंगे, एक मेहमान है, 10 मिनट में चला जाएगा, ओके बाय। इसने फ़ोन पर किसी दूसरे से बात करते हुए भी नेहा को जैसे इसकी औकात जताई थी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? इसके फ़ोन बंद करते ही वो इस पर धाड़ी थी। वो जवाबन चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया था। मोमिन, क्या बिगाड़ लिया तुमने मुझे फ़िल्म के कड़ियों से निकाल कर? मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, इसने मोमिन की मुस्कुराहट को नज़रअंदाज करते हुए कहा था। फिर तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब है हमारी दोस्ती इसी तरह कायम रहेगी। मोमिन ने जैसे इसे और तपाया था। तुम ज़ूफ़ी से जेलस हुए हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं इसके इतने करीब हूँ, इसके लिए ये सब कर रही हूँ। तुम बेहद मीन और इनसिक्योर इंसान हो। वो अब इल्ज़ाम तराशी पर उतर आई थी। कुछ और? मोमिन इसी तरह बर्फ़ बना हुआ था। बड़ा गरूर है ना तुम्हें अपने आप पर। मैं तुम्हारे ज़वाल में तुम्हें देखने आऊँगी, उसने तल्खी से कहा। मोमिन हंसा। बड़े लंबे इंतज़ार के बाद मुलाकात होगी फिर तो। मैं कोशिश करूँगी इतना लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। नेहा ने उसे पता नहीं क्या जताया था। अपने हाथ की उंगली से इसने अंगूठी निकाली और इसे पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर दे मारा। मोमिन बेख्तियार पीछे हटा था। अंगूठी फर्श के टाइल्स पर गिरी, उछली, फिर गिरी और फिर चक्कर काटने लगी। मोमिन ने बाहर जाती हुई नेहा को देखा, जिसका वजूद भी इस वक्त इसी तरह भंवर बना हुआ था जैसे इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो भंवर कल्बे मोमिन के लिए गर्दाब बनने के लिए तैयार हो रहा है। मंजर बदला। कहानी पहाड़ों पर एक रात के एक खूबसूरत सीन से शुरू होती है। चांदनी रात है, दरख्त ठंडे हवा में झूल रहे हैं और मोमिन ने अख्तर को स्क्रीन प्ले की वजाहत के दरमियान टोका था। अब्बास ने 6 बजे आने को कहा था और अब 6:30 हो गए हैं। मोमिन ने दीवार पर लगे वॉल क्लॉक पर नज़र दुराते हुए बुलंद आवाज़ में दाऊद से कहा था। अख्तर साहब जो इस फिल्म के राइटर थे और इस वक्त जब वो सब लोग रीडिंग सेशन में बैठे हुए थे, वो समा बांधने की कोशिश में मसरूफ़ थे और इस कोशिश को मोमिन ने ज़ाया कर दिया था। सिग्नल पर कहीं फंसा हुआ है ट्रैफिक में। मेरी कुछ देर पहले ही बात हुई है, टीना ने जल्दी से बीच में मुदाखलत करते हुए कहा था। ठीक है, आप कहानी सुनाना शुरू करें, वो आता है तो इसको दोबारा वो हिस्सा सुना देंगे जो इसने नहीं सुना। मोमिन ने अख्तर साहब को इशारा करते हुए कहा। जी बेहतर, तो मैं दोबारा वहीं से शुरू करता हूँ। अख्तर साहब ने लम्हा भी ज़ाया नहीं किया था। वो 40-45 साल के थे, लेकिन अपनी गुफ्तगू और रख रखाव से हमेशा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ी उम्र का साबित करने की कोशिश में लगे रहते थे। हीरोइन चांदनी रात में एक पहाड़ पर रक्स कर रही है, सफ़ेद गाउन में परियों की तरह। आसमान पर चांद सितारे हैं। इस पहाड़ पर फैला सब्ज़ा चांद की रोशनी में मखमल की तरह चमक रहा है और इस मखमल पर हीरोइन की खूबसूरत दूधिया रंगत के पाँव थिरक रहे हैं। अख्तर मंजर कशी करने की कोशिश में जैसे एक एक लफ्ज़ की अक्कासी अपने हाथों और जिस्म की हरकत से कर रहा था और इंतहाई मज़ायका हज़ नज़र आ रहे थे। और हर जुमले के बाद वो दादो तहसीन के लिए मोमिन की तरफ देखते थे, जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो बेतासुर चेहरे के साथ खामोशी से कहानी सुन रहा था। उफ़, क्या ओपनिंग है अख्तर, तबाही सीन है। मैं तो अभी से वो गांव, रक्स, रात और अपने पैरों की मूवमेंट्स को महसूस कर रही हूँ। कल्ब मोमिन से कुछ फासले पर बैठी शैली ने जैसे बेख्तियार होकर अख्तर को दाद दी थी और अख्तर का चेहरा चमक उठा था। अपने चश्मे को ठीक करते हुए उसने एक बार फिर मोमिन को देखा।
इसकी तरफ से किसी सताइशी जुमले की तवक्का में वह अब भी वैसे ही संजीदा बैठा हुआ था। शैली की दाद पर भी इसने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। यहाँ हमारा टाइटल सॉन्ग आ रहा होगा और साथ क्रेडिट्स चल रहे होंगे हीरोइन के कदमों की हर हरकत पर और हर बीट पर। अख्तर फिर अपने कागजात की तरफ मुतवज्जा हो गया था। म्यूज़िक कौन कर रहा है इस पर? शैली को एकदम पूछने का ख्याल आया। शुजा हैदर से ही करवा रहे हैं। मोमिन ने इसे जवाब दिया और फिर साथ ही अख्तर से पूछा, तो ये हमारा ओपनिंग सीक्वेंस है? अख्तर ने खुशी से सर हिलाते हुए कहा, जी मोमिन साहब, बकवास है। दो लफ्ज़ों में मोमिन ने जैसे अख्तर साहब की महीनों की मेहनत पर पानी फेरा। हैं? अख्तर को जैसे यकीन नहीं है। उसने अपना चश्मा एक बार फिर ठीक किया और अपने राइटिंग पैड पर नज़र दौड़ाते हुए कहा, अच्छा, एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट था। कोई नयापन ही नहीं है। शैली ने गिड़गिड़ बनने में लम्हा भी नहीं लगाया था। अख्तर साहब का दर्द कुछ और बढ़ा। मुझे कहानी को शहर में खोलना है। ये पहाड़ों में कहाँ ले गए आप हीरोइन को? मोमिन ने अख्तर से कहा और शैली ने लुकमा दिया। डैट्स द पॉइंट। शहर तो रेलिवेंट है, पहाड़ तो रेलिवेंट ही नहीं है। और फिर चांदनी रात, गाउन, डांस, सो बोरिंग। शैली के जुमले ने अख्तर साहब की हालत कुछ और गैर की थी। डांसर है हीरोइन तो मैंने बिल्कुल फेरी टेल वाले अंदाज में ओपनिंग दी है। मोमिन ने अख्तर साहब की बात काटी। और मुझे फेरी टेल से नफ़रत है। बिल्कुल अख्तर साहब, फेरी टेल्स में कहाँ चले गए आप? यूथ को दिखानी है फिल्म, बच्चों को थोड़ी दिखानी है। शैली मोमिन के हर जुमले की तायद आदतन कर रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर हमेशा सही होता है और राइटर हमेशा कम अकल। क्लब में खोलें सीन को। रोशनी डांस फ्लोर पर दो लड़कों के साथ डांस कर रही है और इसमें से एक लड़के से गले लगाने की कोशिश करता है तो दूसरा लड़का पहले को थप्पड़ मारता है। मोमिन ने चंद सेकंड्स में ओपनिंग सीक्वेंस इनके सामने रखा। फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, ये होती है ओपनिंग अख्तर साहब। तो मोमिन, रोशनी तो डांस करती रहेगी ना? शैली ने एक ही सांस में मोमिन को दाद दी और फिर पूछा, हाँ, पहला लड़का दूसरे को जवाबन मुक्का मारेगा और फिर एकदम पिस्टल निकाल लेगा। मोमिन ने अपनी बात जारी रखी। शैली ने इसे एक बार फिर टोका, और दूसरे को गोली मार देगा? वो अब दाद तलब नज़रों से मोमिन को देख रही थी। नहीं, रोशनी को गोली मार देगा। मोमिन इसी अंदाज में कहा। शैली भौंचका रह गई। वो ओपनिंग सीन में ही हीरोइन को गोली मरवा रहा था और बदकिस्मती की बात यह थी कि हीरोइन वो खुद थी। लाइट ऑफ क्लब में हंगामा, क्रेडिट्स चलना शुरू, टाइटल सॉन्ग। मोमिन ने एक ही जुमले में ओपनिंग सीक्वेंस निपटाया। शैली अब तक खुद को संभाल चुकी थी। सुपर इम्प्रेसिव, कमाल कर दिया। पहले ही सीन में एक्शन, एडवेंचर, थ्रिल। मोमिन को सिग्नेचर ओपनिंग। शैली ने झूम झूम कर इसको दाद दी। मोमिन अब इसे सुन भी नहीं रहा था। वो हीरोइंस और एक्टर्स की इस तरह की लफाजी या लिफाफी और खुशामदी को पहचानता था और इससे बहुत कम मुतासिर होता था। समझ गया मैं, अख्तर ने कुछ बुझे बुझे अंदाज में कहा। रोशनी कोई अप्सरा टाइप की डांसर नहीं है अख्तर। क्लब में मॉडर्न हिप हॉप डांस करने वाली लड़की है तो देवी मत बनाए इसे। डांस करवाते हुए इसके हर सीन में मुझे थ्रिल चाहिए। क्लब डांसर वाली थ्रिल। वो जब वो स्क्रीन पर आए, स्क्रीन को आग लगा दे, सीटियाँ बजवा दे। मोमिन रोशनी को किरदार और रोल वजाहत से पेश कर रहा था और अख्तर राइटिंग पैड पर नोटिस लेने में मसरूफ़ था। अब समझ गया सर, मेरे जहन में अपनी इंडस्ट्री की पुरानी हीरोइंस की तरह का इमेज था रोशनी का। बिल्कुल हुस्न जहाँ की तरह का किरदार बनाना चाहता था मैं, मगर अब बदलता हूँ इसे। रवानी से बात करते हुए अख्तर के इस जुमले में लिए जाने वाले नाम पर कल्ब मोमिन जैसे करंट खाकर सीधा हुआ था। कौन हुस्न जहाँ? शैली पूछे बगैर नहीं रह सकी। वहाँ कोई भी इस वक्त मोमिन या कल्बे मोमिन की तरफ मतवज्जा नहीं था, वरना इसके चेहरे का फीका पड़ता रंग इन सबको नज़रों में आ जाना था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डांसर हीरोइन। अख्तर ने इसी रवानी में जवाब दिया। मैंने कभी नाम नहीं सुना, शैली ने कुछ सोच कर कहा। इससे पहले कि अख्तर कुछ कहता, कल्बे मोमिन यकदम सोफे से उठ कर आवा और इसने तकरीबन चिल्लाते हुए अख्तर से कहा, उसने जहाँ नहीं दिखानी मुझे अपनी फ़िल्म में और इस रोल में, समझे आप? कमरे में एकदम खामोशी छाई थी। मोमिन ने मेज़ पर पड़ा सिगरेट लाइटर और सिगरेट की डिबिया उठाई। वो बाथरूम में चला गया। इसके वहाँ से जाते ही सबसे पहले जैसे शैली के हवास बहाल हुए थे, आवाज़ को हत्तुल मुक़द्दर हल्की रखते हुए इसने टीना और दाऊद से कहा, इससे क्या हुआ है? मेरा ख्याल है अब्बास नहीं पहुँचा अभी तक, तो इसकी वजह से अपसेट हो रहे थे। टीना ने जैसे सूरत हाल संभालने की कोशिश की थी।
अंदर बाथरूम में कल्ब मोमिन अब लाइटर से सिगरेट जला रहा था। सिगरेट जलाते हुए इसने अपने हाथों की कपाहट देखी। वो गुस्से के असरात थे जो अब भी इसके वजूद के अंदर किसी जवार भाटा की तरह उठ रहे थे। सिंक का पानी खोले इसके शोर में अपने अंदर के शोर को दबाने की कोशिश में बेहाल वो अब भी अंदर कमरे में होने वाली गुफ्तगू सुन पा रहा था। अख्तर साहब, ये हुस्न जहाँ है कौन, ज़रा दिखाएं तो मुझे, इसने शैली को कहते सुना और मोमिन का गुस्सा भरा। वो नहीं चाहता था इनमें से कोई भी हुस्न जहाँ का नाम लेता, कोई भी हुस्न जहाँ को देखता। दाऊद, ज़रा गूगल पर सर्च करके दिखाओ इन्हें। देवा थी वो, देवा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर हुकूमत करने वाली देवा, उसने अख्तर को कहते सुना। मोमिन ने होंठों में फंसे सिगरेट को उंगलियों से पकड़कर इस्तराब के आलम में 3-4 गहरे गहरे कश लिए। धुआं अंदर गया मगर गम बाहर नहीं निकला, ना ही गुस्सा। दोनों अंदर कहीं छुप कर बैठ गए थे, यूं जैसे इनके सामने आने से डरते हों। ओह माई गॉड, व्हाट अ ब्यूटी, इसने शैली की हैरत ज़दा तहसीन अमेज़ आवाज़ सुनी। कहाँ होती हैं ये आजकल? वो यकीनन दाऊद या टीना के लैपटॉप की स्क्रीन पर हुस्न जहाँ को देख रही थी और पूछ रही थी, और मोमिन जल रहा था हाथ में पकड़े सिगरेट की तरह। वो हुस्न जहाँ को इनकी आंखों से दूर कर देना चाहता था। इनके साथ ट्रेजेडी हो गई थी एक बहुत बड़ी। उसने अख्तर को एक आह भरकर कहते सुना। कल्ब मोमिन की कनपटियाँ थरथराने लगी थी। इसकी सारी नसें जैसे इसके वजूद से बाहर आना चाह रही थीं। सिगरेट अब उंगलियों के पोरों को जला रहा था। क्या ट्रेजेडी, शैली ने कहा, और कल्ब मोमिन धर्म से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर वापस कमरे में आया था। ये अब्बास अभी तक नहीं आया। ये प्रोफेशनलिज्म है इसका। एक फ़िल्म हिट हो गई तो ख़ुद को स्टार समझ बैठा है। वो बाहर आते ही दारत और वहाँ दाऊद के लैपटॉप के गिर्द इकट्ठे हुए लोगों को एक बार फिर साम सूंघ गया था। बॉस, मैं अभी फ़ोन करता हूँ उसे, दाऊद ने घबरा कर फ़ोन निकालते हुए कहा था। बाकी भीड़ भी बौखलाए अंदाज में छुट्टी कर गई थी, यानी भीड़ इधर उधर के हो गई थी। अब वो आए तो बैठा रहे। मैं इसके बाप का नौकर नहीं हूँ, जा रहा हूँ मैं। मोमिन रुके बगैर अपनी मेज़ से अपना लैपटॉप और फ़ोन उठाते हुए कमरे से निकल गया था, इन सबको इसी तरह हक्का बक्का अंदाज में छोड़कर। जारी है नावल का अगले हिस्से सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।